नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बात करने वाले हैं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। यह क्या था, क्यों हुआ, इसका क्या कारण थे, कब खत्म होता है, क्या इम्पैक्ट रहा, इससे जुड़ी सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वर्ल्ड वॉर टू को सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ग्लोबल वॉर या फिर टोटल वॉर भी कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरी बार यह युद्ध जो है मतलब पूरा विश्व साथ मिलकर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ा था। पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था 1914 से 1918 तक। ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिर से पूरा ग्लोब मतलब देखा जाए तो ग्लोबली पूरा कंट्री इन्वॉल्व था, पूरा विश्व इन्वॉल्व था इस वॉर के दौरान। और टोटल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में मिलिट्री, नेवी, एयर फोर्सेस सभी ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ तक कि अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन में भी यह युद्ध चली थी। यूरोपियन कंट्रीज तो थी ही इन्वॉल्व, इसके साथ ही साथ ये जो पैसिफिक ओशन यानी एशिया तक भी ये युद्ध जो है वह छिड़ चुका था, इसलिए इसे टोटल वॉर कहा जाता है। ये युद्ध का ड्यूरेशन देखा जाए तो स्टार्ट होती है 1 सितंबर 1939 को और 1945 तक ये युद्ध जो है वो चलती है। तो अराउंड 6 इयर्स जो है ये युद्ध वह कंटिन्यू करती है, चलती है। इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि मैंने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो नींव है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रखा जा चुका था। जो वर्साई की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस 1919 में जो साइन की गई थी, उसी में द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी गई थी। अब ये कैसे रखी जाती है इसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस युद्ध में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे, किन किन देशों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो मेनली 2 मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म हुए थे, एक था एक्सिस पावर और दूसरी और अलाइज पावर। सेम जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी 2 पावर्स थे, एक और थे अलाइड पावर्स और दूसरी ओर थे सेंट्रल पावर्स। और इस बार द्वितीय युद्ध में एक्सिस और अलाइज पावर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन थे, अलाइड और सेंट्रल, यानी एसी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन थे, एक्सिस और अलाइज पावर यानी ए स्क्वायर। एक्सिस पावर की पार्टिसिपेंट्स थे नाजी जर्मनी, जिसे थर्ड रीच कहा जाता है, इटली, जापान, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया। और इटली, जर्मनी और जापान जो है यह 3 मेन कंट्रीज थे एक्सिस पावर के। वहीं दूसरी और अलाइज पावर में थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, चाइना और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के पार्टिसिपेंट थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो इन सभी देशों ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। और अलाइज पावर के मेन कंट्रीज जो थे, मेन पार्टिसिपेंट्स जो थे वह फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना थे। तो इन्हीं 2 पावर्स के बीच जो है यह युद्ध जो है वो लड़ी जाती है। चलिए देखते हैं कि उस दौरान इन सारे कंट्रीज के लीडर्स कौन कौन थे। जर्मनी के थे अडोल्फ हिटलर, इटली के थे बेनिटो मुसोलिनी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। यूएसएसआर के थे जोसेफ स्टालिन, यूएसए के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूनाइटेड किंगडम के विंस्टन चर्चिल, चाइना के चियांग काई शेक थे और जापान में वहाँ के राजा थे एम्पेरर हिरोहितो। देखिए यहाँ जर्मनी को नाजी जर्मनी कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय जर्मनी में अडोल्फ हिटलर का राज था और अडोल्फ हिटलर ने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या फिर कॉमनली नाजी पार्टी भी कहा जाता है।
चलिए अब देखते हैं कि यह थिएटर्स ऑफ वॉर कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर यह युद्ध लड़े गए थे। यूरोप, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन हो गए, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन और नॉर्थ अफ्रीका। इन सभी जगहों पर जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि सभी जगहों पर यह युद्ध जो है वह लड़ा गया था। चलिए इसे हम एक मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ येलो कलर में जो है वह सारे अलाइज पावर है, और जो लाइट कलर में आप देख सकते हो वह सारे एक्सिस पावर्स हैं। और कुछ कंट्रीज जो है वह न्यूट्रल रही थी, जैसे पोर्टुगल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। ये सारी कंट्रीज जो है वह इस युद्ध के दौरान न्यूट्रल रही थी। चलिए अब देखते हैं कि वजह क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह स्टार्ट हो गया था। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि पहला तो था ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, यानी वर्साई की संधि, जो 28 जून 1919 को फ्रांस के पेरिस में, वहाँ जो वर्सैलिस का पैलेस था, वहाँ साइन किया गया था। अब देखिए इस ट्रीटी के तहत क्या किया गया। इस संधि के तहत इस वॉर की जिम्मेदारी, मतलब कि वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था जर्मनी को, कि केवल और केवल जर्मनी ही जिम्मेदार है इस प्रथम विश्व युद्ध के लिए। जिसके तहत क्या किया गया कि जर्मनी से वॉर गिल्ट क्लॉज के अंदर ह्यूज कंपनसेशन की डिमांड की गई। जर्मनी से उसकी टेरिटरीज छीन जाती है, और अराउंड 13% जो टेरिटरीज है जर्मनी की वह उससे छीन जाती है। राइनलैंड का एरिया भी जर्मनी से चला जाता है। मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे जर्मनी के वह उससे छीन लिए जाते हैं और फ्रांस और ब्रिटेन में बांट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जर्मनी पर यह रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि वह अपने मिलिट्री को बढ़ा नहीं सकता है, एक्सटेंड नहीं कर सकता। केवल 1 लाख ही उसके मिलिट्री के मेंबर्स होंगे। तो यह जो कुछ भी जर्मनी के साथ हुआ उससे मतलब इस पीस ट्रीटी को अनजस्ट और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी कहा जाता है। वहाँ के लोगों ने क्या किया, मतलब कि अब जर्मनी में ऐसा हो गया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो क्या हुआ था कि जर्मनी के जो राजा थे कैसर विल्हेम II, उन्हें हटा दिया जाता है और वियमार रिपब्लिक का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो नई गवर्नमेंट वियमार रिपब्लिक फॉर्म करने होती है, इसने वर्साई की संधि को साइन किया था। अब जर्मनी के लोग जो हैं अब वियमार रिपब्लिक पर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने साइन की है, मिलिट्री ने इस ट्रीटी को साइन नहीं की है। आगे चलकर हिटलर ने इस पूरे वर्साई की संधि का पूरा उल्लंघन किया था। अब वो कैसे करते हैं वह हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। उस समय कुछ कंट्रीज जो है अपने एम्पायर्स को बिल्डअप करना स्टार्ट कर देती है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करती है। लेकिन 1929 में क्या हुआ, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ का जो स्टॉक मार्केट था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश कर जाता है। जो वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वह क्रैश कर जाता है। और ये जो ग्रेट डिप्रेशन वाला पीरियड है वो 1929 से 1945 तक चलती है, जिसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ता है। जर्मनी में क्या हुआ कि जैसे ही वर्साई की संधि साइन की जाती है 1919 में, और जर्मनी से ह्यूज कंपनसेशन ये सारे डिमांड किए गए, तो अब जर्मनी पर भारी मुसीबत आ पड़ी। एक तो उससे इतना ह्यूज कंपनसेशन डिमांड किया गया, दूसरा उससे टेरिटरीज छीन ली गई, इंडस्ट्रियल एरियाज चले गए जर्मनी के, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है जर्मनी में। अब ऐसे में अमेरिका को जर्मनी पर दया आ गई, तो अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प की, उसने लोन देना प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया
जर्मनी को। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ऐसा ही जर्मनी को मिल जाता है। अब जैसे ही 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गई, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, अमेरिका ने लोन्स प्रोवाइड करना बंद कर दिए और जितने भी लोन्स दिए थे अब वह जर्मनी से रिकॉल कर रही थी कि वापस मेरे लोन को मुझे लौटा दो। अब क्या हुआ कि जर्मनी की तो कमर ही टूट गई। अब बेचारा करे तो क्या करे। जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो कंपनसेशन डिमांड की गई थी जर्मनी से, तो जर्मनी ने उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट 2010 में पे किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट जो है वह जर्मनी से डिमांड की गई थी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। और यही वजह रहती है कि नाजी पार्टी जो है, हिटलर जो है, वह सत्ता में आ जाते हैं जर्मनी में। 1933 में जर्मनी के जो प्रेसिडेंट रहते हैं हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलर के पोस्ट पर अपॉइंट किया। चांसलर का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। अब जैसे ही हिटलर पावर में आ जाते हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को हटा दी, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। वहाँ का जो पार्लियामेंट है, राइक्सटैग, वहाँ आग लग जाती है। इसके बाद तो क्या हुआ कि हिटलर ने तानाशाही स्टार्ट कर दी, डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दिया जर्मनी में। वहीं दूसरी ओर हम इटली की बात करें, इटली में देखें तो इटली में भी क्या होता है कि बेनिटो मुसोलिनी जो है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 1922 में। और वो भी चाहते थे कि इटली को वो वर्ल्ड पावर बनाए। डिक्टेटरशिप बेनिटो मुसोलिनी ने भी स्टार्ट किया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ कि कंट्रीज के बीच नेशनलिज्म की जो भावना है वो बहुत ही उभरने लगी। अपने देश के प्रति जो राष्ट्रवाद होता है वो भावना बहुत उभरने लगी। मेन इम्पैक्ट अगर इसका देखिए तो जापान, जर्मनी और इटली पर पड़ता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जर्मनी में नाजी पार्टी आ जाती है, हिटलर आ जाते हैं। उन्होंने जब हिटलर पावर में आए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। वो क्या करते हैं आगे हम वीडियो में बात करेंगे। इटली में क्या होता है कि वहाँ भी जो बेनिटो मुसोलिनी है, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो जाती है, वो पावर में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एशिया की तरफ, पैसिफिक ओशन की तरफ, एशिया में जापान जो है वो पावरफुल बनना चाहता था, पूरे एशिया पर अपना कंट्रोल करना चाहता था। तो उसने 1937 में क्या किया कि चाइना के मंचूरिया जगह पर आक्रमण किया था, अटैक किया, उसे अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता है और फिर वहाँ पर अपना मांचुकुओ नामक अपना जो है रूल वो एस्टैब्लिश कर देता है। 1910 में जापान ने कोरिया पर भी आक्रमण किया था, बीजिंग को भी कैप्चर किया। तो इस तरीके से जापान जो है वो चाइना के हर एक मतलब कि चाइना पर आक्रमण करते जा रहा था और वहाँ पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहा था। जापान ने ताइवान, संघाई, नानकिंग, वुहान जैसे देशों पर आक्रमण किया और उसे अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। पैसिफिक ओशंस के बहुत सारे आइलैंड्स पर जापान ने आक्रमण करके उसे अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था। एक्चुअली उस समय क्या था कि चाइना में एक सिविल वॉर चल रही थी। वहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टीज की तरफ जो वहाँ की पार्टीज थी उसके बीच सिविल वॉर चल रही थी। इसी का फायदा जापान ने उठाया और चाइना पर आक्रमण कर दिया, जिसे हम सीनो जापानीज वॉर भी कहते हैं। और जैसा ग्रेट डिप्रेशन मैंने बोला कि ग्रेट डिप्रेशन आ गई थी 1929 में, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। और इसी दौरान जो है ये जो जर्मनी, इटली, जापान वह सब अपने एम्पायर बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। अपने टेरिटरीज को वे लोग बढ़ाना चाहते थे। इटली ने तो इथोपिया पर आक्रमण किया था अक्टूबर 1935 में, जिसे सेकेंड इटालो इथोपियन वॉर कहा जाता है।
इथोपिया को एबिसिनिया भी कहा जाता है, तो इसे ये भी कहा जाता है। तो इटली ने आक्रमण वहां भी किया था। लीग ऑफ नेशन का फेलियर। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है कि वह वर्ल्ड पीस को मेंटेन कर सके। इंपीरियलिज्म को ख़त्म किया जाता है कि कोई भी कंट्रीज अब अपनी कॉलोनी नहीं बनाएगी, तो इसका उल्लंघन किया जाता है। जापान ने चाइना पर अटैक करके अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया। जर्मनी भी अटैक करती है। इटली ने तो ऑलरेडी इथोपिया पर आक्रमण कर ही दिया था। जर्मनी ने पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया इन सभी कंट्रीज पर आक्रमण करती है और अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करती है। देखिए उस समय जर्मनी में क्या हो रहा था कि 1933 में हिटलर जो है वह पावर में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही वह सत्ता में आते हैं तो उन्होंने डेमोक्रेसी हटा दी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया और डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर देते हैं। 1935 में हिटलर ने कॉन्स्क्रिप्शन और रीआर्मामेंट स्टार्ट किया था। अपने मिलिट्री फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देते हैं हिटलर ने, जिसके तहत 1936 में हिटलर ने सबसे पहले राइनलैंड वाले एरिया को कैप्चर किया। जो राइनलैंड का एरिया था जर्मनी का, जो फ्रांस को दे दिया जाता है, तो उसे राइनलैंड को कैप्चर करती है। 1938 में ऑस्ट्रिया हंगरी पर जर्मनी ने आक्रमण किया, उसे अपने कंट्रोल के अंदर ले लेते हैं। तो देखिए 1938 में क्या होता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नेवल चैम्बरलैन जो थे वह हिटलर के पास जाते हैं और उसे सुडेटनलैंड वाला एरिया जो है वो जर्मनी को देने की बात करते हैं। अब जैसे ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने हिटलर को सुडेटनलैंड देना चाहा, तो हिटलर को लगा कि मेरे छोटे से आक्रमण से ये लोग जो है डर गए हैं। तो वही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर किस इंटेंशन से गए थे, उनका इंटेंशन था कि जो जर्मनी अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि सुडेटनलैंड दे देते हैं जर्मनी को और वो जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण नहीं करेगी और इससे संतुष्ट हो जाएगी और अब अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड नहीं करेगी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हिटलर ने बाद में सुडेटनलैंड पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करते हैं। हिटलर ने 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद पोलैंड पर आक्रमण करती है 1 सितंबर 1939 को। और इसी के साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इमीडिएट कॉज क्या थे द्वितीय विश्व युद्ध के? तो जैसे ही जर्मनी 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करती है, इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह स्टार्ट हो जाता है। देखिए हुआ क्या था कि जैसे ही जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पर, तो 2 दिन बाद 3 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। हुआ क्या था कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने पोलैंड को आश्वासन दिया था कि आप पर यदि किसी भी तरीके का खतरा आता है तो हम आपकी मदद करेंगे, जिसकी वजह से ये युद्ध स्टार्ट हो गए। और इसके बाद धीरे धीरे कर सारी कंट्रीज जो है वो इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए हुआ क्या था 1939 में जर्मनी मतलब हिटलर ने देखा कि यूएसएसआर जो है वो बड़ा है और यह सही समय नहीं है अभी इस पर आक्रमण करने के लिए। तो इसीलिए यूएसएसआर से हिटलर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट साइन किए जाते हैं यूएसएसआर और जर्मनी के बीच 23 अगस्त 1939 को, जिसे हिटलर या स्टालिन पैक्ट या फिर नाजी सोवियत पैक्ट भी कहा जाता है। थोड़ा नाम अजीब है, मोलोटोव और रिबेनट्रॉप पैक्ट। ये उस समय जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर मोलोटोव थे और वहीं यूएसएसआर के रिबेनट्रॉप थे, तो इसीलिए इस पैक्ट का नाम दिया गया मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट।
जिसके तहत क्या हुआ था कि बोला गया था कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगी, दो फ्रेंडली नेचर रहेगा। मगर सीक्रेटली क्या साइन किया जाता है कि यदि कोई कंट्री पोलैंड पर आक्रमण करता है तो दूसरा कंट्री दूसरी तरफ से पोलैंड पर आक्रमण कर देगी। अब जैसे ही हिटलर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो दूसरी ओर से यूएसएसआर ने भी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। देखिए 1936 में जर्मनी और इटली ने एक एग्रीमेंट साइन की थी जिसे रोम बर्लिन एक्सेस कहा जाता है, और इसी के तहत ये जो एक्सेस पावर है वो सामने आती है। अभी देखिए जर्मनी और इटली के बीच केवल ये एग्रीमेंट साइन हुई है, इसमें जापान इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो एक्सेस पावर का निर्माण जो होता है ये इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ही होता है। पहला रोम बर्लिन एक्सेस हुआ 1936 में जर्मनी और इटली के बीच। फिर क्या होता है कि एंटी कमिंटन पैक्ट साइन की जाती है नाजी जर्मनी और जापान के बीच। देखिए जर्मनी ने पहले इटली के साथ समझौता किया, एग्रीमेंट साइन की, अब अलग से जापान के साथ करती है 1936 में ही नवंबर के महीने में। फिर बाद में 1937 में इटली इसे ज्वाइन कर लेती है। तो फाइनली 27 सितंबर 1940 को क्या होता है, ट्रिपटाइट पैक्ट साइन किया जाता है जिसे बर्लिन पैक्ट भी कहा जाता है जर्मनी, इटली और जापान के बीच। और इसी से जो है यह जो एक्सेस पावर है वो इमर्ज में आती है, सामने आती है। देखिए हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद हिटलर जो है फ्रांस पर आक्रमण करते हैं, बेल्जियम पर आक्रमण करते हैं, जैसा पहले प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था कि हिटलर ने डायरेक्टली फ्रांस पर आक्रमण नहीं किया था, बेल्जियम के माध्यम से करते हैं। इस बार भी जर्मनी ने वैसा ही किया। जर्मनी ने पहले पोलैंड पर आक्रमण किया, बेल्जियम पर करती है, फिर उसके बाद जो है वो फ्रांस पर आक्रमण करती है। बैटल ऑफ अटलांटिक होती है, जिसे मतलब लार्जेस्ट मिलिट्री कैंपेन कहा गया है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। होता क्या है कि अलाइड नेवी और जर्मन यू बोट्स जो है वो अटलांटिक ओशन में आमने सामने भिड़ जाती है। तो जिससे क्या होता है कि बैटल ऑफ अटलांटिक जो है वह स्टार्ट होती है। जर्मनी ने ऑलमोस्ट वेस्टर्न पोलैंड को और सेंट्रल पोलैंड के सेंट्रल और वेस्टर्न पोर्शन को ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था। और दूसरी ओर सोवियत यूनियन ने यूएसएसआर ने भी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अब देखिए यूएसएसआर क्या करती है कि उसने 1939 में फिनलैंड पर भी आक्रमण किया था, और भी जो अदर कंट्रीज है इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, इन सभी पर यूएसएसआर ने आक्रमण किया था। चलिए इसे मैप के थ्रू समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो यूएसएसआर है एरो डिनोट कर रहा है, इसने पोलैंड पर आक्रमण किया। ये सारे बाल्टिक, यहाँ क्योंकि बाल्टिक सी है यहाँ, तो ये जो भी ये सारे कंट्रीज हैं इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, इसे बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। तो इस पर यूएसएसआर ने आक्रमण किया था, अपने कंट्रोल के अंदर ले लेती है। ब्लिट्जक्रीग आती है। अब ये ब्लिट्जक्रीग क्या थी, तो इसके तहत क्या किया गया, मतलब कि सरप्राइज अटैक किया जाता था। जैसा वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान क्या हुआ था कि ट्रेंचेस बनाकर लड़े जाते थे, तो ऐसा नहीं था, ट्रेंचेस का नहीं, मतलब कंटिन्यू वॉर जो है वो कंटिन्यू चलेगी। सरप्राइज अटैक किया जाता था। तो जिसके तहत क्या हुआ कि जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे पर आक्रमण किया, और विद इन फ्यू डेज, इनफैक्ट 4 दिनों के अंदर डेनमार्क हार जाती है, और कुछ दिनों के अंदर जर्मनी ने नॉर्वे पर भी अपना कंट्रोल कर दिया था, फ्रांस पर आक्रमण करती है। अब जो है जर्मनी आक्रमण करना चाहती थी ग्रेट ब्रिटेन पर। तो यहाँ जो है जर्मनी ब्रिटेन पर आक्रमण करती है, तो वह अपने एयर फोर्स के माध्यम से करती है। तो जिसे एयर बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि बीच में जो है वह इंग्लिश चैनल आती है। आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये इंग्लिश चैनल है।
तो इसीलिए जर्मनी ने क्या किया कि अपने एयरक्राफ्ट्स को, जो उसका एयरफोर्स था, उसे ब्रिटेन पर भेजना स्टार्ट कर दिया और बॉम्बार्डिंग वहीं से अटैक किए जाते हैं। तो जो जर्मनी का एयरफोर्स था उसका नाम था लुफ्टवाफे और ब्रिटेन के एयरफोर्स का नाम था रॉयल एयरफोर्स, जिसे RAF भी कहा जाता है। तो कंटिन्यूसली वहाँ भी जो है वो वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लंदन पर अटैक किया जाता है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ पर, ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, तो जर्मनी ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल एरियाज पर भी अटैक किया। ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर अटैक किया था। तो इस ऐसे जो है एरियल बैटल ऑफ ब्रिटेन जो है वह स्टार्ट हो जाती है, जिसे फॉर्म करती है जो ब्लिट्स फॉर्म करता है ये, इसलिए इसे ब्लिट्स कहा जाता है। और ये फर्स्ट एरियल बैटल था। अब देखिए 1941 में क्या हुआ। 1939 में मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट के तहत जर्मनी ने USSR के साथ दोस्ती कर ली थी। जर्मनी ने देखा कि USSR बहुत बड़ा है, इसे हम अभी फेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अपने साथ में ले लो। दोस्ताना हाथ बढ़ाया। अब USSR को क्या पता था कि जो जर्मनी हमारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है वही दूसरे हाथ से उसके पीठ में छुरा घोंपेगी। ऐसा ही जर्मनी ने किया था 1941 में। 22 जून 1941 को जर्मनी ने इटली रोमानिया की मदद से, सपोर्ट से, ये सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया ऑपरेशन बारबारोसा के तहत, जिसके तहत जर्मनी जो है वह अपने ईस्टर्न फ्रंट पर भी युद्ध लड़ना स्टार्ट कर देती है। देखिए हिटलर का मानना था लेबेनसेरन में। अब ये लेबेनसेरन क्या होता है? लिविंग स्पेस जिसे कहते हैं। हिटलर का मानना था कि जर्मनी को और अधिक टेरिटरीज चाहिए और सोवियत यूनियन है ही बड़ा, इसीलिए जर्मनी ने कहा कि अटैक करेंगे सोवियत यूनियन पर और उसकी टेरिटरी को जर्मनी की टेरिटरी में ऐड किया जाएगा, जिसके तहत ऑपरेशन बारबारोसा के तहत जर्मनी ने USSR पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करें हम पैसिफिक ओशन की, एशिया में, तो वहाँ जापान जो है वह राजा बनना चाहता था, पूरे देश पर राज करना चाहता था, जिसके तहत उसने चाइना पर अटैक किया था और बहुत से चाइनीज स्टेट को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था। पैसिफिक ओशन के बहुत सारे आइलैंड पर जापान जो है वो अपना कब्जा जमा चुका था। अब तक देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वह इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जैसा कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। अमेरिका जो है 1917 में इस प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व करता है, तो इस बार भी अमेरिका जो है वह 1941 के दौरान इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। अब क्यों करता है? तो हुआ क्या था कि जापान ने ब्रिटिश और अमेरिकन होल्डिंग्स, जो साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश और अमेरिका का कब्जा था या फिर रूल था सेंट्रल पैसिफिक एरिया में, तो उन सभी जगहों पर जापान ने आक्रमण किया, जिसके तहत अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण होता है। फिलीपींस पे, गुआम, वेक आइलैंड, लैंडिंग्स इन मलाया, थाईलैंड, हांगकांग, इन सभी जगहों पर जापान ने एक ही दिन 7 और 8 दिसंबर को आक्रमण कर दिया। और बेचारा अमेरिका अपने सारे सबमरीन, जो जितने उसके शिप्स थे, उन सभी को अपने आंखों के सामने डूबता दिखता रह गया। इसकी वजह से अमेरिका बहुत ही बौखला जाता है। अब उसने अलाइड पावर्स की तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट हर जगह जापान को पराजित करना चाहा। पैसिफिक ओशन में जितने भी आइलैंड पर जापान ने कंट्रोल किया था, सभी जगह जापान को हरा देती है अमेरिका।
और जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व होती है, अमेरिका ने इस युद्ध के पूरा पूरा गेम को ही चेंज कर दिया, पूरा पलट दिया इस युद्ध को। 1939 से 1941 के ड्यूरेशन तक क्या होता है कि जो जर्मनी थी वो बहुत ही पावरफुल इमर्ज होती है, उभर कर आती है, अपर हैंड था। यूरोप में ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज पर जो है जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था। नॉर्थ अफ्रीका पर भी कैंपेन की जाती है, नॉर्थ अफ्रीका पर भी आक्रमण होता है। तो हर जगह ऑलमोस्ट जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। अब जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में आती है तो 1941 के बाद से क्या होता है कि जर्मनी जो है वह हारना स्टार्ट करती है। 1942 से हम कह सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ जर्मन डिफीट जो है वह स्टार्ट हो जाता है। जर्मनी और इटली जो है अब वह हारना स्टार्ट करती है नॉर्थ अफ्रीका में, या फिर स्टालिनग्राड जहाँ पर जर्मनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था, सोवियत यूनियन उसे हरा देती है, इटली भी हार जाती है। तो धीरे धीरे कर क्या हुआ कि जितने भी एक्सेस पावर्स थे, कंट्रीज थी, अब वे अपने आप को सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने युद्ध से हाथ खड़े कर दिए। फाइनली 8 मई 1945 को क्या हुआ, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दी, युद्ध में हाथ खड़े कर दिए और अपना सरेंडर कर दिया। जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेनिटो मुसोलिनी, उनका क्या होता है कि वहाँ इटली के ही लोगों ने उन्हें मिलकर उन्हें फांसी दे देते हैं। 1945 में यह होता है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर ने बर्लिन में जो उनका बंकर था वहाँ अपनी पत्नी के साथ सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अमेरिका ने पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है ओकिनावा, वहाँ पर अमेरिका ने उस पर अपना पूरा कैप्चर कर लिया था अपने कंट्रोल के अंदर। और 11 जुलाई 1945 को जो अलाइड लीडर्स थे उनकी मीटिंग होती है जर्मनी के पोस्टडैम में, और वे डिमांड कर रहे थे कि जापान भी जो है वह अपने आप को सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, मगर जापान ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा देते हैं। फिर इसके 2 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर से जापान के नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे। तो जो हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बम गिराए गए थे उनका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बॉम्ब्स गिराए गए थे उसका नाम था फैट मैन। अब जैसे ही अमेरिका ने बॉम्बार्डिंग की तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और सरेंडर डॉक्यूमेंट को टोक्यो में 2 सितंबर 1945 को साइन करती है। और इसी के साथ जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं कि इस दौरान इंडिया का क्या रोल था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जापान जो है वो क्या चाहती थी कि पूरे एशिया पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी। तो उसने क्या किया कि जितने भी ब्रिटिश और अमेरिकन होल्डिंग्स थे साउथ ईस्ट एशिया में तो उस पर आक्रमण किया था। तो इंडिया पर भी जापान ने आक्रमण किया था, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो वहाँ पर जापान ने आक्रमण किया, जिसके तहत बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा जो है वो स्टार्ट हो जाती है मार्च और जुलाई 1944 में। जैसे ही जापान ने सरेंडर कर दिया और सरेंडर डॉक्यूमेंट्स को 2 सितंबर 1945 को साइन किया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इसका
रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि एक्सिस पावर हार जाती है, एलाइड पावर्स की जीत होती है। इसका इम्पैक्ट देखें तो बहुत सारे कैजुअलिटीज की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग जो है वो मरते हैं। अराउंड 70 से 85 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। इसमें से अधिक जो है वो सिविलियंस थे। 20 मिलियन मिलिट्री पर्सन्स की मृत्यु होती है, 40 मिलियन सिविलियंस की मृत्यु होती है। तो इस वॉर को डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। अराउंड 1 करोड़ मिलिट्रीज की डेथ होती है, इन्वॉल्व होते हैं वे लोग फ्रॉम 30 कंट्रीज। 30 कंट्रीज से 1 करोड़ मिलिट्रीज इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। जर्मनी जो है वह 2 पार्टों में बट जाता है, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। नाजिज्म खत्म हो जाती है। जैसे ही हिटलर ने सुसाइड किया, हिटलर के सुसाइड के साथ ही नाजिज्म जो है वह खत्म हो जाती है। यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनाई जाती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। लेकिन लीग ऑफ नेशन का फेलियर हुआ था, जिसके लीग ऑफ नेशन का मेन काम क्या था कि वो वर्ल्ड पीस को मेंटेन कर सके। जैसा कि वॉर के ड्यूरेशन हमने देखा कुछ नहीं होता है। इंपीरियलिज्म को खत्म करने की बात कही गई थी कि कोई भी कॉलोनीज जो है कंट्रीज जो अपनी कॉलोनीज नहीं बनाएगी, जिसका उल्लंघन किया था जर्मनी, इटली, जापान ने। चाइना पर आक्रमण करके इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया था। जर्मनी अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रही थी। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ लीग ऑफ नेशन को हटाकर, ताकि यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड पीस को मेंटेन कर सके, विश्व शांति ला सके। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किए गए थे 1948 में। जो अलाइड पावर्स की जो 5 मेन कंट्रीज हैं, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, यह सब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं टिल डेट। आज तक यही यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा संघ के स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट। 2 इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंसेस का फॉर्मेशन किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने नाटो फॉर्म किया था, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था 1949 में। तो वहीं दूसरी ओर सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट साइन की थी 1955 में यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोल्ड वॉर की स्थिति आ जाती है यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। और ये जो कोल्ड वॉर है लगभग 46 ईयर या फिर कह सकते हैं कि हाफ सेंचुरी तक यह वॉर जो है वह कंटिन्यू करती है। न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स किए जाते हैं। यहाँ पर जो वॉर क्रिमिनल्स थे उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर जो है वो सुपर पावर की तरह इमर्ज होता है। सुपर पावर्स की तरह इमर्ज होता है। जो पहले ब्रिटेन हुआ करता था, तो अब यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर वो सुपर पावर्स की तरह इमर्ज होते हैं। जापानीज और इटालियन एम्पायर्स जो है वो फॉल कर जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, डीकोलोनाइजेशन किया जाता है। जितने भी कंट्रीज थे उन्हें इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र किया जाता है। वर्ल्ड मैप में चेंजमेंट की जाती है, जैसा कि सोवियत यूनियन ने पोलैंड, इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, जो फिनलैंड, ये सब जो बाल्टिक स्टेट्स है उस पर कैप्चर किया था। तो वह सारे जो है यूएसएसआर की टेरिटरीज के अंदर आ जाते हैं। हाफ पोलैंड को तो यूएसएसआर ने भी कैप्चर किया था। इस मैप में आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी
वर्ल्ड वॉर के बाद का ये यूरोप का मैप है। तो यह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारा अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद।